हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग 2021 के आसपास सोशल मीडिया पे एक्टिव थे तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आपने एक कू नाम की ऐप का नाम सुना होगा। KOO, कू। तो जब इस 2021 वो समय था जब इस ऐप की हर जगह बहुत चर्चा थी। यह कहा जा रहा था कि यह ट्विटर का भारतीय जवाब है और यह ट्विटर का एक तरह से भारतीय वर्जन या भारतीय संस्करण बनके उभरेगी। और आने वाले समय में इस बात की पर्याप्त संभावना है कि ट्विटर, जिसको अब एक्स बुलाते हैं, जो कि दुनिया की शायद सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है, उस कंपनी को भी यह कंपनी रिप्लेस कर सकती है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगी। तो आज खबर यह आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कू नाम की यह कंपनी जो है उसने शट डाउन करने की घोषणा कर दी है। कंपनी के फाउंडर्स ने एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने बिजनेस को अब वो नहीं चला पा रहे हैं और इस कारण से वो अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से 2023 के सेकेंड हाफ से कू कई सारे मीडिया संस्थानों के साथ टच में था और चाहता था कि कोई ना कोई मीडिया संस्थान इस कंपनी को खरीद ले, लेकिन कुछ संस्थानों के साथ जो इनकी बातचीत थी वो ठीक से हो नहीं पाई और आखिरकार इन्होंने अपनी कंपनी को बंद करने की घोषणा की। तो हालांकि कंपनियों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो होता है कि भाई कौन सी कंपनी कितना कर रही है, कैसे पैसे कमा रही है, ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन आज इस कू कंपनी की हम चर्चा करेंगे दो कारणों से। पहला तो ये हमको एक स्टार्टअप के जनरल समस्याओं के बारे में बताएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टार्टअप जो है लोगों को हायर करते हैं फिर अचानक से उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर देते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि ऐसा बहुत सारे स्टार्टअप्स में हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पे पिछले 1.5-2 वर्षों में। तो एक तो हम ये समझेंगे और दूसरा हम ये समझेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप में इतने कठिन क्यों होते हैं बनाने। क्योंकि मेरी क्लास में अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर भारत अपना क्यों नहीं शुरू करता, हम यूट्यूब पे क्यों निर्भर हैं या फिर हम फेसबुक पर क्यों निर्भर हैं, हम अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ये सब क्यों नहीं बनाते। तो इन दोनों चीजों के बारे में संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स के बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, आजकल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेंस इत्यादि में। याद रखिए, आप मेंस में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते आपसे कि बताइए जीडीपी क्या होता है, ये सब नहीं आता। अब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, तो आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 10 मिनट का समय लगेगा केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 8 जुलाई शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक भी मिलेगा। इसके अलावा जो है 18 किताबें आपके घर पे, और आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा, इसी के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है जी। तो कू कंपनी की यात्रा पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो कू कंपनी की जो यात्रा थी, ये मार्च 2020 में ये कंपनी स्थापित की गई। मार्च 2020 में कंपनी स्थापित की गई और इन्होंने स्टार्टिंग से ही क्या किया, अपने आप को एक स्वदेशी ट्विटर की तरह पिच किया। इन्होंने कहा कि जैसा ट्विटर क्या होता है, ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ट्विटर आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, एक्स जिसे आजकल कहने लगे हैं जब से इलॉन मस्क ने उस कंपनी को खरीदा है, जहां पर यूजर जो कि उपयोग करता है वो एक छोटे छोटे अपने जो संदेश है वो डाल सकता है सबके व्यूइंग के लिए। तो ट्विटर जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही मतलब मैसिव जायंट कंपनी है। तो 2020 में ये कंपनी जो है ये शुरू हुई और जैसे ही ये शुरू हुई इसने अचानक से सोशल मीडिया जगत में हलचल मचा दी। याद रखिएगा, ये वो समय था जब भारत में स्टार्टअप्स को जम के फंडिंग मिल रही थी। अब आपको मैं जल्दी से एक बार समझा देता हूं कि ये फंडिंग पे निर्भरता क्या होती है। देखिए, जब भी कोई आप कंपनी शुरू करते हैं तो पहले दिन से तो राजस्व वो कमाना शुरू नहीं करती। ये बात क्लियर है भाई। आपने कोई कंपनी शुरू की तो पहले दिन से तो आपके पास पेइंग कस्टमर नहीं आता। ये बात सही है। आपके पास जो पेइंग कस्टमर आता है उसके लिए आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। जब स्टडी आईक्यू की भी हम बात करें, जब स्टडी आईक्यू मान लीजिए जब शुरू किया गया तो स्टडी आईक्यू में पहले ही दिन तो ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे आ गए या 100 बच्चे आ गए कि चलिए हम कोर्स करेंगे आपका, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले कुछ समय तक बहुत सारी चीजें जो है अपने टीचर्स की क्वालिटी दिखाई गई कि भाई हमारे यहां देखिए किस तरह के शिक्षक हैं, वो किस तरह का पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कस्टमर को दी जाती हैं कि भाई आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, आप इसको देखिए।
उसके बाद जो है जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल, काफी सारे लोग आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आप उनसे पैसे कमाना शुरू कर पाते हैं। तो पॉइंट यह है कि जो शुरुआत का पीरियड है, जिसको हम स्टार्टअप की जबान में कहते हैं प्री रेवेन्यू फेज, राजस्व आने के पहले का फेज, ये शब्द याद रखिएगा। इस तरह के शब्द आजकल यूपीएससी में आएंगे अब, ठीक है। तो भाई प्री रेवेन्यू फेज, इस टाइम कंपनी का काम कैसे चलेगा कि भाई आपने स्टाफ तो तब भी रखा होगा, टीम तब भी होगी, आपके यहां लोग काम कर रहे होंगे, आपका ऑफिस होगा, उसका किराया होगा। आप अगर सोशल मीडिया कंपनी बना रहे हो तो आपका एक सर्वर होगा, उसको होस्ट करने का खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। भाई ट्विटर जैसी कंपनी या फिर कू जैसी कंपनी पर तो लाखों लोग एक साथ लिख रहे हैं ना कुछ कुछ, तो उसको होस्ट करने का बहुत बड़ा खर्चा है। तो इसके लिए कंपनी को लगती है फंडिंग, कि जब आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो कोई व्यक्ति जो है, कोई निवेशक कंपनी के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उसमें पैसे निवेश करता है कि यह कंपनी अच्छा करेगी, इसलिए हम इसमें निवेश कर रहे हैं और आगे जाके कंपनी की जो है कीमत बढ़ेगी तो हमको हमारे पैसे ज्यादा होकर या बढ़कर वापस मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं फंडिंग होना, ठीक है। तो भाई प्री रेवेन्यू के आधार पर कंपनी ने उस समय कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया था, लेकिन जल्दी जल्दी, और ये वो वाला समय था जब भारत में स्टार्टअप्स को जम के फंडिंग मिल रही थी। स्टार्टअप्स में हर कोई बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि कोई कंपनियां जो है अचानक से, अब मैं एडटेक क्षेत्र की कंपनियों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन एडटेक क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो हाल ही में जिसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, आप नाम समझ जाइए, तो उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फंडिंग उस समय मिली और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में वो तब्दील हो गई। होता क्या है, अक्सर कंपनियां फंडिंग लेकर अपना विस्तार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार वो विस्तार जो है वो उतना ज्यादा हो नहीं पाता। कि ये जैसे उस एडटेक की बड़ी कंपनी में भी क्या हुआ कि जिस स्तर की उसने फंडिंग उठा ली, जिस स्तर का उसने फंडिंग प्राप्त कर लिया, उस स्तर के राजस्व वो इकट्ठे नहीं कर पाई, उस तरह के राजस्व वो कभी उत्पन्न कर नहीं पाई। तो उसके बाद क्या हुआ, रोजाना आपके रोजमर्रा के खर्चों में भी कंपनी घाटे में थी। यानी कि आप जो है अभी भी जितने पैसे कमा रहे हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप महीने के कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपका महीने का खर्चा जो है वो है 1.5 करोड़ रुपए, तो आपकी कंपनी जो है वो कैसे चलेगी? आपकी कंपनी को अब भी फंडिंग चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? अगर फंडिंग आती रहेगी तो आपकी कंपनी चलती रहेगी, फंडिंग बंद हो जाएगी तो आपकी कंपनी भी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो आप सभी को पता है कि पिछले 1.5-2 वर्षों से जब से पश्चिमी देशों में आर्थिक मंदी की मार पड़ी, उसके बाद से स्टार्टअप्स में फंडिंग की समस्या शुरू हो गई। पश्चिमी देशों के पास वित्त ज्यादा नहीं बचा, स्टार्टअप्स के पास पैसे कम पड़ने लगे, और जो आपने पिछले दिनों ट्रेंड देखा है कि भारत में लगभग सभी स्टार्टअप्स ने लगभग सभी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाला है, लोगों को नौकरियों से निकाला है। उसका कारण यही है कि भाई आपको जो है, अभी आपकी कंपनी उतना राजस्व कमा नहीं रही है कि आप जो है ठीक से, अब देखिए आप फिर इसी एग्जांपल पे आते हैं कि आप कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपए पर आपके खर्चे हैं 1.5 करोड़ रुपए, तो या तो आपको इस 50 लाख के गैप की फंडिंग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फंडिंग मिल नहीं रही तो कंपनियों के पास स्वाभाविक तरीका क्या बचता है कि आपके खर्चे जो हैं, इन खर्चों को कम करके आप 1 करोड़ के अंदर ले आइए, तब तो आपकी कंपनी चल पाएगी, वरना कैसे चल पाएगी? तो इसके लिए कंपनियां आमतौर पर लोगों को निष्कासित करती हैं, लोगों को निकालती हैं, ठीक है। ये ले ऑफ का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा कारण है ये कि कंपनी क्या करती है, देखती है कि यार अभी जो है अभी हमारा उतना विस्तार हो नहीं पा रहा है, तो हम जो है लोगों को निकालेंगे। तो अप्रैल 2023 आते आते कू ने अपने 30% स्टाफ को निकाल दिया था। 30% स्टाफ जो है उसको इन्होंने निकाल दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा, अच्छा ये कंपनी जब बनने के बाद इस कंपनी को एक बहुत बड़ा बढ़ावा उस समय मिला था जब 2021 में भारत सरकार और ट्विटर का बड़ा विवाद हुआ था। भारत सरकार ट्विटर से कहती थी कि ये पोस्ट आप हटाइए वगैरह वगैरह, जब किसान आंदोलन की मुद्दा हुआ था, शाहीन बाग का पूरा मुद्दा हुआ था, और ट्विटर ने भारत सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया था। उस समय भारत सरकार के कई मंत्रियों ने और कई बार तो सरकार ने भी कू को बड़ा प्रमोट किया था कि ये हम स्वदेशी एक नेटवर्क बनाएंगे और इस पर हमारे जो मंत्री इत्यादि ट्वीट करेंगे। तो कू को उस समय बड़ा वृद्धि मिला था, और एक समय ऐसा आया था कि हर समय उस पर मंथली जो लोग एक्टिव यूजर थे वो करीब 21 लाख तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। भारत में ट्विटर के भी बहुत ज्यादा यूजर्स नहीं है, तो उस हिसाब से कू के हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन धीरे धीरे
वो कू अपने इस यूजर बेस को कभी भी लाभ में कन्वर्ट नहीं कर पाई और फंडिंग वो जुटा नहीं पाई। भाई दुनिया भर में फंडिंग की कमी पड़ गई। तो पिछले दिनों कू ये कह रही थी कि भाई आप कोई कंपनी हमको अक्वायर कर सकती है तो कर ले, लेकिन पिछले दिनों एक्विजिशन की बात समाप्त हो गई। तो आखिरकार अब जो है जुलाई में उनके फाउंडर्स ने कह दिया कि भाई हम लोग जो हैं इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, इस कंपनी को हम पूरी तरह से अब बंद करने वाले हैं। तो एक सवाल, तो एक तो फंडिंग वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल यह आता है कि यार ये सोशल मीडिया जो है इन ऐसी कंपनियों को बनाना इतना कठिन क्यों है? अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंपनियों के नाम पाएंगे नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो शायद ऑर्कुट नाम की एक कंपनी थी जो चलती थी, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जो शायद मेरे जीवन का पहला सोशल मीडिया एक्सपीरियंस थी। ठीक है, चैट करने के लिए हम लोग याहू मैसेंजर यूज करते थे, पोस्ट वगैरह करने के लिए ऑर्कुट यूज करते थे। उसके बाद फेसबुक आया और कितने वर्षों तक फेसबुक रह गया। ट्विटर उसके कुछ दिनों बाद आया, ट्विटर भी अभी तक है। तो आप देखेंगे वैश्विक स्तर पे कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको सोशल मीडिया में मिलता नहीं है। देखिए उसके कारण क्या है कि सोशल मीडिया जो होता है वो काफी हद तक लोगों की आदत पे निर्भर करता है। ये कंपनियां जो होती हैं, क्योंकि ये कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, जैसे स्टडी आईक्यू है, हम आपकी एक आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, आपको शिक्षा चाहिए, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो आपकी हम आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो आपकी एक जरूरत है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी का मॉडल उस जरूरत पे आधारित है कि भाई स्टूडेंट है, छात्र है, उसको पढ़ना है, हम पढ़ा रहे हैं, यह आवश्यकता की पूर्ति है। सोशल मीडिया की कोई ऐसी जरूरत है क्या? आप ये बताइए। सोशल मीडिया एक आदत है और जब आप कंपनी को आदत पे आधारित बनाते हैं तो बेटा लोगों की, खास तौर पे लाखों लोगों की आदत को बदल पाना यह बहुत मुश्किल काम है। यह बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अगर लोग किसी काम को किसी तरह से करते आए हैं जो उनकी आदत है, तो उसको परिवर्तित कर देंगे, इस आधार पे आप अपना बिजनेस बना रहे हो, तो यह अपने आप में बहुत मुश्किल है। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बिजनेस हो गया कि आप लोगों से कह रहे हो कि यार ट्विटर छोड़ दो, कू पे आ जाओ। पर ऐसा क्या है? मतलब लोग क्यों छोड़ें ट्विटर और कू पे क्यों आए? ऐसा क्या इंसेंटिव है, ऐसा क्या लाभ है? और कोई भी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ऐप यूज करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई ट्विटर और कू एक जैसी दो ऐप आपके पास हैं क्या? बहुत ही कम मामलों में होंगी। जो लोग स्विगी और जोमेटो दोनों रखते हैं वो भी इसलिए रखते हैं कि भाई डिस्काउंट कहां ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जनरली अगर आपने दोनों ऐप रखी भी है तो आपकी लॉयल्टी एक ऐप की तरफ होगी। जैसे मेरी लॉयल्टी थोड़ी सी जोमेटो की तरफ है, जोमेटो की मेरे पास मेंबरशिप मैंने ले रखी है। स्विगी में कभी खोलता ही नहीं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में से आपके पास एक ऐप होगी जिसपे आपकी लॉयल्टी होगी, आप वहीं से लेते हो। अब या तो फ्लिपकार्ट को, मान लो आप अमेजॉन पे एकदम निर्भर करते हो, तो अगर अमेजॉन पे जब तक कोई क्रेजी डिस्काउंट नहीं आएगा आप कभी ये करोगे नहीं कि आप अमेजॉन छोड़ के फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, या फिर उल्टा, आप ऐसा करोगे नहीं आमतौर पे जब तक आपको कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा इंसेंटिव ना दिया जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि आदत बदलने वाले मामले में भी को ऐसा कोई रिवॉर्ड जो है कस्टमर्स को नहीं दे पाया। तो कू ऐसा कुछ कर नहीं पाया। कू की एक फिलॉसफी ये भी थी कि भाई हम जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है उसको हम कम करेंगे। लेकिन देखिए इस बात को भी समझना चाहिए कि ट्रोलिंग का भी बहुत बड़ा ऑडियंस है। इस बात को समझना, ट्रोलिंग एक खराब चीज है, सामाजिक तौर पे खराब चीज है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग जो है, जैसे मैं भी ट्विटर पे हूं, लेकिन मैं ट्विटर पे हार्डली कभी भी कुछ पोस्ट नहीं करता। मैं ट्विटर पे केवल देखने के लिए जाता हूं कि भाई क्या लोग क्या लिख रहे हैं, मैं अपना कुछ नहीं लिखता। तो ट्विटर में भी आप देखेंगे, एक्स पर भी 97% कंटेंट जो है वो सिर्फ 25% लोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि 75% लोग जो हैं ट्विटर पे वो केवल 3% कंटेंट बनाते हैं। यानी कि वो हार्डली लिखते नहीं है, वो सब दर्शक हैं। और दर्शकों को क्या देखना होता है कि भाई कुछ वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तब दर्शकों को देखने में मजा आता है। कू जो है वो इस प्रकार की कोई चीज दिखा नहीं पाया, तो इस कारण से कू को जो है ज्यादा सफलता मिली नहीं। इसके अलावा कू ने क्या किया, कू ने भाई अपना, और देखिए सोशल मीडिया में एक चीज ये भी होती है कि आप एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप अपने दोस्त को बताते हैं, वो अपने दोस्त को बताता है। लेकिन कू के साथ क्योंकि इस प्रकार का विस्तार कभी नहीं हुआ, जो लोग कू को यूज भी कर रहे थे उनको भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसमें ऐसा कुछ है जो ट्विटर से अलग है, तो लोगों ने भी उसका विस्तार नहीं किया। अपने मार्केटिंग, अपना बहुत सारा बजट ये मार्केटिंग पे खर्च करते थे, लेकिन उसके बाद भी इनके डाउनलोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाए। और उसके बाद जब इनकी फंडिंग कम हो गई तो इनका मार्केटिंग का खर्चा कम हो गया, तो धीरे धीरे इनकी ऐप की जो लोकप्रियता है वो भी कम हो गई।
तो बेटा सोशल मीडिया का जो बिजनेस है, चूंकि वो आदत पे आधारित है, व्यक्ति का टाइम लेता है और व्यक्ति के पास टाइम सीमित है, तो व्यक्ति केवल कुछ ही प्लेटफॉर्म्स पे रह पाता है। लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छा प्रयास था, एक बहुत ही बहादुर प्रयास था। सोशल मीडिया कंपनी बनाना कोई सरल काम नहीं होता और हमको अपने एंटरप्रेन्योर्स की इज्जत करनी चाहिए। बिजनेस कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। उसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को बनाया, जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया, उनको हम ये इसका क्रेडिट ना दें कि भारत में से पहली बार ट्विटर जैसी एक कंपनी बनाने की किसी ने हिम्मत की। लेकिन इसकी यात्रा अभी यहीं तक थी और हमारा ये सेशन भी यहीं तक है। ठीक है, चलिए हम वेट करेंगे, शायद कभी आने वाले समय में कोई भारतीय कंपनी, कोई भारतीय उद्योगपति जो है वो इस प्रकार की बड़ी कंपनियां कोई बनाएगा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज बन पाएंगी। ठीक है, चलिए तो खैर अभी के लिए इतना ही। आपको बता दूं आज शाम 6 बजे से एजे लाइव कोड लगा के आप जुड़ सकते हैं। 27,999 में बैच शुरू हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, तुरंत जुड़ जाइए। देश का सबसे अच्छा बैच होता है, खासतौर पर हिंदी माध्यम में आपको इससे अच्छा बैच कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल देर मत कीजिए, एजे लाइव कोड याद रखिए, 27,999 फीस याद रखिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।